नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मंगलवार की देर रात देहरादून के प्रेमनगर के केरी गांव के कृष्णा पेट्रोल पंप पर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। 10 से 12 युवकों ने सेल्समैन को जमकर पीटा है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ युवक पेट्रोल पंप पर एक शख्स को बुरी तरीके से पीट रहे हैं। युवकों ने पेट्रोल पंप के ही एक स्टैंड पिलर से भी युवक की पिटाई की है। पीड़ित सेल्समैन कुलविंदर ने पुलिस को तहरीर दे दी है, जिसके बाद पुलिस ने 10 से 12 अज्ञात युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जबकि 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है ताकि विवाद की पूरी पड़ताल की जा सके, क्यों इस सेल्समैन की इन लोगों ने पिटाई की उसे पता लगाया जा सके और साथ ही साथ इस मामले में उचित कार्रवाई भी की जा सके। इन तमाम बिंदुओं पर फिलहाल हिरासत में लिए गए शख्स से पूछताछ चल रही है। जो कि हरिद्वार के रहने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि कृष्णा फिलिंग स्टेशन जो खैरी गांव में है, उनके साथ में मारपीट की गई है कई सारे लड़कों के द्वारा। उसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया है थाना प्रेमनगर ने। 2 अभियुक्तों को हिरासत में भी ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि बाकी के लोग कौन थे। देहरादून से हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्थवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन क्या इस पूछताछ के दौरान ये पता चल पाया कि मारपीट क्यों की गई सेल्समैन के साथ? क्योंकि मंगलवार देर रात की यह घटना है, जहां प्रेमनगर में स्थित जो फिलिंग स्टेशन है, वहां पे पहले ही कुछ गाड़ियां आती हैं। वो वहां पेट्रोल भराने को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है कि पेट्रोल में जो कमी और ज्यादा के हिसाब से जो फिलिंग स्टेशन से पहले बहस हो गई थी कुछ लड़कों की। उसके बाद ये लड़के घर वापस गए और अपने साथ कुछ और युवकों को लेकर फिलिंग स्टेशन पहुंचे, जहाँ इन लोगों ने जो फिलिंग में जो काम करने वाले लोग हैं उनसे लड़ाई झगड़े हुए। और ये इसका जो पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुआ है, जिसकी फुटेज अभी हमने साथ ही आपको एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 2 लोगों से लगातार पूछताछ जारी है और जो अन्य लोग हैं वो फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यूपी और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे पूर्व आईएएस अधिकारी रामविलास यादव फिलहाल शॉर्ट टर्म बेल पर बाहर हैं। इस बीच सूचना आयोग में आए एक मामले से खुलासा हुआ है कि यादव के दफ्तर से ही खुद की जांच से जुड़ी एक फाइल करीब 4 साल पहले गायब हो गई थी, लेकिन अब इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट देखिए। ये हैं यूपी और उत्तराखंड में करप्शन का दूसरा नाम बने पूर्व आईएएस रामविलास यादव। इनकी अवैध संपत्तियां ईडी लखनऊ और देहरादून में जब्त कर चुकी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण में सचिव रहे यादव ने बाद में उत्तराखंड कैडर ज्वाइन कर लिया। आरोप है कि यादव ने कृषि विभाग में भी खूब गड़बड़ी की। अब यादव से जुड़े एक और मामले का आरटीआई में खुलासा हुआ है। दरअसल 2017 में यादव पर अपर सचिव कृषि रहते हुए बीजों की गुणवत्ता को दिए जाने वाले प्रमाण पत्र में घपला करने का आरोप लगा है। तत्कालीन सरकार ने मामला एसआईटी की जांच के लिए दिया था, तो इसकी फाइल यादव के दफ्तर से ही गायब हो गई। मामला खुला तब जब कृषि विभाग से रिटायर कर्मचारी हरिशंकर पांडे ने आरटीआई के तहत जानकारी लेनी चाहिए। आयुक्त योगेश भट्ट ने अपील पर सुनवाई करते हुए पूछा कि 3 साल से गायब फाइल कहां है, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं? 2017 की तैयार हुई फाइल के खोने का जिम्मेदार कौन है? अब जल्द फाइल को दोबारा से तैयार किया जाए। 24 जुलाई को माननीय आयोग द्वारा सुनवाई कर सचिव को पत्र लिखा है और उसमें उन्होंने आदेश पारित किया, जो है सारा उल्लेख करते हुए पूरे प्रकरण का उल्लेख करके माननीय आयोग द्वारा सचिव से पुनः नई फाइल सृजित करने के लिए निर्देशित किया गया है, क्योंकि शासन द्वारा अवगत कराया गया कि 2020 में पत्रावली रामविलास जी के यहाँ गई थी, वहां से फिर पत्रावली वापस नहीं आई। अब 18 का हटाया गया। 18 के प्रकरण के संबंध में 2 एसआईटी जांच होने की संस्तुति की गई थी। 2 साल बाद रामविलास के यहाँ पत्रावली क्यों गई, फिर वहां से नहीं आई, तो फिर 2 साल तक शासन सोता रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी के एक्शन के बाद रामविलास जेल गया, तो हॉर्टिकल्चर का पूर्व डायरेक्टर हरमिंदर सिंह बावेजा पहले सस्पेंड हुआ। फिर सीएम धामी ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। कृषि और उद्यान विभाग के 2 करप्ट अधिकारी
सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद नप गए। ऐसे में बीज घपले की गायब फाइल पर भी जल्द ही बड़ा एक्शन कृषि विभाग में देखने को मिल सकता है। फिलहाल कृषि मंत्री गणेश जोशी दिल्ली के दौरे पर हैं। कृषि सचिव दीपेंद्र चौधरी को मामले का पता नहीं है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान कुछ कहना नहीं चाहते, पर कांग्रेस ने इसे कृषि विभाग और करप्शन का गंभीर मामला बताया। सरकार के प्रशासन के एक अपर सचिव की टेबल से भ्रष्टाचार से संबंधित एक फाइल गायब हो जाए, जो खुद जेल में गए, जिनके ऊपर खुद आरोप है, बेल में है आजकल, और सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही, मतलब उसका संज्ञान भी सूचना आयोग ले रहा है। कृषि विभाग के बीच का ये घपला करप्शन का बड़ा मामला बनकर सामने आ सकता है। ऐसे में अगर फिर से फाइल बनी और जांच हुई तो इस घपले से जुड़े कई अधिकारियों को जेल जाते देर नहीं लगेगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देहरादून में आज पुष्कर धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। शाम 4 बजे से सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें ड्रोन पॉलिसी, एमएसएमई पॉलिसी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं चिकित्सा, शिक्षा समेत अन्य विभागों से जुड़े प्रस्ताव भी कैबिनेट में पेश किए जा सकते हैं। बहुत अहम बैठक आज शाम 4 बजे सचिवालय में बुलाई गई है। हमारे सहयोगी सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपके पास क्या जानकारी, क्या अपडेट है बैठक से जुड़ी हुई? देखिए अमित, उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन सरकार करने जा रही है और इस आयोजन के मद्देनजर सरकार के जो तमाम विभागों की पॉलिसियां हैं उनको फाइनल रूप देने का काम इन दिनों चल रहा है। तो आज चाहे वो एमएसएमई की पॉलिसी हो या फिर ड्रोन पॉलिसी हो, ऐसी तमाम डिपार्टमेंटों की जो पॉलिसीज हैं वो आज कैबिनेट में लाई जा सकती हैं। इसके अलावा चिकित्सा, स्वास्थ्य से लेकर खाद्य डिपार्टमेंट से लेकर अन्य विभागों की भी इसमें अपने अपने कई प्रस्ताव इस मीटिंग में आ सकते हैं। और इसके साथ ही बहुत संभव है कि चूंकि अब मानसून सेशन भी यहाँ पर विधानसभा का होना है, तो आज की कैबिनेट में मानसून सेशन कब आयोजित किया जाएगा, सरकार कब आहूत कर रही है, उस पर भी एक तरह से मोहर लग सकती है। सरकार ये प्रस्ताव भी ला सकती है कि हम मानसून सेशन कराने जा रहे हैं। तो आज की कैबिनेट मीटिंग के बाद ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके अलावा रामनगर में कॉर्बेट से लगे रिंगोडा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हुई है। वन विभाग की टीम ने अवैध मजार को तोड़ दिया है। रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन ने आज तड़के अतिक्रमण पर कार्रवाई की। वहीं मामले में मजार प्रबंधन कोई भी साक्ष्य दे नहीं पाया, जिसके बाद आज अवैध मजार को ध्वस्त कर दिया गया। वन विभाग अभी तक 3000 एकड़ क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करवा चुका है। उत्तरकाशी के पुरोला में कमल नदी पर बना पुल बह जाने के बाद ग्रामीण जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। तलड़ा गांव के ग्रामीण नदी पार कर रहे हैं। पुरोला में आई आपदा के बाद से ये हालात बने हुए हैं। वहीं जिस तरीके से गांव के लोग नदी पार कर रहे हैं, ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी बलवीर परमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवीर, क्या हालात बने हुए हैं वहां पर? बिल्कुल, जिस तरह से पुरोला में पिछले कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, उसके बाद आपदा जैसे हालात बन गए थे और पुल ग्रामीणों का बह गया था, जिसके बाद ये कमल नदी जो है इसको ग्रामीण जो इस पुल के बहने के बाद जान जोखिम में डाल के सफर कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर रास्ता नहीं है। ये एक मात्र रास्ता बचता है। और आप तस्वीरों में देख सकते हो किस तरह से जो गाँव के युवक है वो महिलाओं को नदी पार करा रहे। तो ये अब हर दिन की कहानी बन गई है। ग्रामीणों का कहना है कि जल्दी से जल्द पुल यहाँ पे बनाया जाए, जिससे उन्हें राहत मिल सके। और इस समय सब्जी का सीजन भी ग्रामीणों का है और बड़ी मात्रा में सब्जी की नकदी फसल यहाँ पे होती है, तो उसको बाजार तक कैसे ले जाया जाए, ये सबसे बड़ी परेशानी ग्रामीणों के सामने पैदा हो गई है। तो ग्रामीणों का प्रशासन से यही मांग है कि ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए जो अपना जो सब्जी है बाजार तक ले जा पाए। और इसमें काफी कठिन हालात ग्रामीणों के सामने कमल नदी पे बने हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया बलवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर जोशीमठ में बारिश के बाद लगातार बद्रीनाथ बाईपास को जोड़ने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो जा रही है। नेशनल हाईवे के साथ साथ बाईपास सड़क पर भी दरारें बढ़ती जा रही हैं, दीवारें टूट रही हैं, जिससे कभी भी बड़ा खतरा हो सकता है। मारवाड़ी चौक से लेकर नरसिंह मंदिर वाली सड़क पर यात्रा पर आने वाली बड़ी गाड़ियों को रोक दिया गया है। वहीं लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार क्षेत्र में सुरक्षा दीवारें भी टूट रही हैं।
और रात को रोज ही टूट रहा है। और इस रोड पे अब जो गाड़ी वाड़ी है वो भी बहुत ही कम जा रही है इस समय, छोटी ही गाड़ी निकल रही है बस। अच्छा, बड़ी गाड़ियों के लिए बंद? बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर रखा है अभी। कितना खतरा है? खतरा तो बहुत ज्यादा है, सब हमारी ये ऊपर शॉप है, इसको भी खतरा है। जोशीमठ क्षेत्र में लगातार दरारें बढ़ रही हैं। मानसून की बारिश के दौरान भी यहाँ पे दरारें बढ़ी हैं और दीवारें भी टूटी हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय मैं नरसिंह मंदिर मोटर मार्ग पर मौजूद हूँ और यहाँ पे देखिए ये पूरा पुस्ता नीचे की तरफ खिसक रहा है। नीचे इसके बड़े बड़े मकान हैं लोगों के, उनको भी खतरा बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये बड़े बड़े बिल्डिंग है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पुस्ते के टूटने से इनको भी खतरा हो सकता है। हालांकि जनवरी के महीने में हमने जब देखा था तो यहाँ पे ये सुरक्षित था ये इलाका, लेकिन इसके आसपास के एरिया में ज़रूर दरारें बढ़ी थी। ऊपर ये पूरे मकान जो हैं वो पूरे रेड जोन में हैं और यहाँ पे लोगों को खाली किया गया है। ये लोग घर छोड़कर चले गए हैं। लोगों में डर भी बना हुआ है और लगातार पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो यहाँ पे लगातार भूस्खलन की स्थिति पैदा हुई है। हालांकि जिला प्रशासन से लेकर केंद्र और राज्य सरकार जोशीमठ को लेकर मॉनिटरिंग की बात जरूर कर रही है। उधर टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर खाड़ी बाजार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल ऑल वेदर प्रोजेक्ट के चलते नेशनल हाईवे 94 का चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन चौड़ीकरण के चलते नेशनल हाईवे पर नए स्लाइडिंग जोन भी बन गए हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि कार्यदायी संस्था और बीआरओ की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। उधर डीएम का कहना है कि बीआरओ से बात करके समस्या के जल्द समाधान की कोशिश की जाएगी। हमारा जो ये बाजार है और यहाँ पर जो रियायत है, सबको जो है खतरा है और सब लोग बारिश में कम से कम आसानी से सो नहीं पाते हैं, क्योंकि लगातार भूस्खलन का खतरा है इसके दोनों तरफ से। बीआरओ से के जो संबंधित अधिकारी थे उनके साथ मेरी मीटिंग हुई है और उनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि जैसे बारिश का फेज थोड़ा कम होता है और उनको हमने कहा कि और जल्दी भी अगर पॉसिबल हो तो उस कार्य को तत्काल ठीक किया जाए और उनके द्वारा उसका प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि स्लोप ट्रीटमेंट और मलबे का निस्तारण सभी उसमें सम्मिलित रहेगा। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड में जगह जगह लैंडस्लाइड जोन बनने के चलते हालात काफी खराब हो गए हैं। हल्की बारिश होते ही मार्ग लंबे समय के लिए बंद हो जाता है। वहीं प्रशासन की टीम ने नेटवाड़ गुराड़ी क्षेत्र के साथ ही हिमाचल प्रदेश से लगे हुए आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में राहत काम का जायजा लिया। पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि में भारी नुकसान हुआ। वहीं सड़कें बंद होने से किसानों की सेब टमाटर की फसल भी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही थी। यहाँ मार्ग भी बाधित रहे, उनको सुचारू किया गया और उन कार्यों को देखने के लिए यहाँ पे जो परेशानियाँ लोगों को खासतौर पे सेब की जो हमारी सप्लाई है उस चीज़ को देखने के लिए यहाँ मेरे द्वारा और क्षेत्रीय विधायक जी द्वारा रेखीय विभागों के साथ दौरा किया गया। उत्तरकाशी के बड़कोट में अचानक से हुई बारिश की वजह से बंचाड़ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाएं घायल हो गई हैं। महिलाएं खेत में काम करने के लिए गई थी, उसी दौरान बिजली गिरने से ये घायल हो गई, जिनको 108 की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट में भर्ती करवाया गया, जिन्हें बाद में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। ये लोग अपने खेत में खेतीबाड़ी करने के लिए जा रहे थे, बुड़ाई करने के लिए, और अचानक बिजली गिरी और 2 घायल हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रधान जी हमारे उस गाँव के उपेंद्र सिंह जी ने तत्काल प्रभाव से इनको 108 बुला करके हॉस्पिटल में भर्ती किया और इलाज चल रहा है। चमोली में सड़क सुरक्षा को लेकर किए जा रहे दावों को लेकर लोक निर्माण विभाग की सर्वेक्षण रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विभागीय सर्वेक्षण में आवाजाही खतरनाक बताई गई है, लेकिन पुलों और सड़कों से गाड़ियों की आवाजाही जारी है। जिले में कई पुल जर्जर हैं, लेकिन फिर भी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है, जो कई सवाल खड़े करती है। अनुपयुक्त नहीं है, इनमें मरम्मत की आवश्यकता है। ये विभागीय सर्वेक्षण हुआ है सभी निरीक्षण सभी पुलों का, तो उनमें से 8 पाए गए हैं कि जिनमें मरम्मत की तत्काल आवश्यकता है, जिनके लिए हमने आगमन शासन को भिजवाए हैं। पैसा आते ही तुरंत उनकी मरम्मत करा दी जाएगी। इस साल मौसम में काफी बदलाव देखने को मिला। मौसम चक्र में आए इस बदलाव का सबसे अधिक प्रभाव ग्लेशियर्स पर पड़ा है, जो तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के लिए बर्फबारी पहली शर्त है, लेकिन इस सीजन में ऐसा देखने को मिला नहीं। हालात ये थे कि जाड़ों में हिमालय रेंज में बर्फबारी न के बराबर हुई थी, जबकि बरसात के सीजन में बारिश ने अब तक कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए।
आलम यह हो गया है कि ज्यादा बारिश और कम बर्फबारी के कारण इनके गलने की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है, जिससे नदियों का जलस्तर भी बढ़ता जा रहा है। इसका तो प्रभाव दिख ही रहा है। ग्लेशियर्स के नंबर बढ़ रहे हैं, जो अध्ययन बताते हैं। ग्लेशियर्स के नंबर बढ़ रहे हैं, ग्लेशियर की झीलें बढ़ रही हैं, सुपरा ग्लेशियर लेक्स भी बढ़ रहे हैं। तो ये तो पूरे हिमालय के लिए चिंता का विषय है और इसमें मुझे लगता है कि हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। ग्लेशियर्स की स्थिति बीते 2 दशकों से धीरे धीरे बदल रही है। गंगोत्री ग्लेशियर बीते 86 सालों में 17,000 मीटर तक पीछे खिसक गया है। हालात तो ये हो गए हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर साल 2001 से 2006 तक 7 मीटर हर साल पीछे खिसका है। वहीं 2017 से 2022 तक ये रफ्तार हर साल 34 मीटर तक जा पहुंची है। बदले हुए इस हालात पर अब स्टडी होने जा रही है। IIT इंदौर है, इसके अलावा इसरो का सैक है और जम्मू यूनिवर्सिटी है। इन सब के साथ हम लोग मिलके पूरे हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर क्लाइमेट रिस्पॉन्स पे काम शुरू कर रहे हैं, जिससे ये पता चले कि जो क्लाइमेट के साथ ग्लेशियर का बिहेवियर चेंज होता है उसकी स्थिति क्या है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई देशों में हालात बिगड़ रहे हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हिमालय रेंज में पर्यावरण में हो रहे बदलाव को गंभीरता से लिया जाए। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में इस साल अभी तक मानसून कॉल में रोड एक्सीडेंट और आपदा में 73 लोग जान गंवा चुके हैं, तो सार्वजनिक संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। अकेले पीडब्ल्यूडी को 300 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। पंद्रह जून से 15 सितंबर के बीच का वक्त मानसून काल माना जाता है और ये 3 महीने उत्तराखंड पर हर साल भारी गुजरते हैं। आए दिन सड़कों के टूटने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी विभाग को हुआ तो वो है लोक निर्माण विभाग। अभी तक 2500 सड़कों को नुकसान पहुंचा है। वहीं 56 पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ वो अलग है। विभाग ने अब तक करीब 300 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया है। विभाग को अब केंद्र से मदद की दरकार है। इस वर्ष मैं बताना चाहूंगा कि जो टोटल पीडब्ल्यूडी की सड़कें और पुल मिला के लगभग 300 करोड़ का हमको नुकसान हुआ है। 100 के आसपास पुल हैं जिनको असुरक्षित पाया गया है। कुछ उसमें बंद भी किए गए हैं जो बारिश की वजह से जो खतरनाक स्थिति में आ गए हैं। तो उनके पुलों के भी हम लोग फिर डिटेल उसमें एस्टिमेट्स और डीपीआर वगैरह बनाई जाएंगी, तो उससे और आगे चल के ये जो आंकड़ा है हमारा 300 करोड़ का, ये बढ़ सकता है। अगर मानसून के 1 महीने में हुए नुकसान की बात करें तो आपदा की जद में आकर 30 लोगों की जान चली गई। साथ ही 500 से ज्यादा मवेशी आपदा की भेंट चढ़ गए। वहीं भारी बारिश की वजह से 1100 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा और 29 घर तो पूरी तरह से जमींदोज हो गए। इसके अलावा 8,582 हेक्टेयर कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचा है। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हरिद्वार में आका गया है। सिंचाई विभाग को भी हरिद्वार समेत कई जिलों में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। विभाग नुकसान का आंकड़ा जुटा रहा है। हाँ, उसमें जो नुकसान हुआ अभी पिछले जुलाई के महीने में खास करके, तो उसमें हमारा हरिद्वार जिला ज्यादा अफेक्टेड रहा और पहाड़ों में भी काफी जिले प्रभावित रहे हैं। उसका असेसमेंट करा करके उसके एस्टीमेट के लिए हालांकि हमने निर्देश दिए हैं और उसका सही से असेसमेंट करा करके सूचना मांगी गई है, तो वो सूचना आ जाएगी, उसको फिर उसी के अनुसार जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। यानी मानसून की बारिश उत्तराखंड पर चौतरफा आफत बनकर टूट रही है। सड़कें ध्वस्त होने से 4 धाम यात्रा चौपट हो चुकी है। मानसून काल में अभी 2 महीने का वक्त बचा है। नुकसान का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर ऋषिकेश चीला मार्ग की बिन नदी बरसात के दिनों में उफान पर है। वहीं नदी में 2 लोग फंस गए। एक लड़का और एक लड़की बाइक से नदी पार कर रहे थे और अचानक से नदी का पानी बढ़ गया, तभी वो पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों का रेस्क्यू किया। इधर आ जाओ। मेरा नाम मनीष है, मैं हरिद्वार से आ रहा था तो ऋषिकेश जाने के लिए, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा वो आ रहा था, इसका पानी का बहाव तेज था, तो उसके कारण मतलब वो आगे नहीं आ पाई। उनको बोला एसडीआरएफ वालों को तो बुलाया, फिर वो आए यहाँ पे मौके पे, तो उन्होंने हमें वहाँ से निकाला।
यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। कुमाऊं में हर शुभ काम से पहले एपड़ का काफी महत्व है। वहीं अब महिलाएं एपड़ की राखी भी बना रही हैं। एपड़ की राखियों की डिमांड भी अभी से ही बढ़ गई है। कुमाऊं के घरों में कोई शुभ काम हो या फिर दीपावली, लोग घरों की दहली और चौकी को एपण से सजाते हैं। अब ये एपण रक्षाबंधन के दिन बहन अपनी भाइयों की कलाई में बांधेगी। महिलाएं एपण कला से राखी बना रही हैं, जिन्हें लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इस बार एपड़ की हम लोग राखियाँ बना रहे हैं। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, हमने इसे वेलवेट में बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। इसके पीछे हमारा जो पहाड़ी संस्कृति, हमारी कुमाऊनी कल्चर में टीका बड़ा शुभ माना जाता है, उसको भी हमने इसके साथ डेकोरेट करके अटैच किया हुआ है, जिसकी हमारी काफ़ी डिमांड आई हुई है। समिति से जुड़े 14 गाँवों की सैकड़ों महिलाओं को काम मिल रहा है और स्वरोजगार की तरफ महिलाएं जा रही हैं। इससे पहले भी महिलाएं हर्बल टी समेत कई स्थानीय उत्पादों को बनाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।